मार्च को प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले के लिए तारीख मुकर्रर हो गई है और इस बार भदोही विधानसभा सीट बेहद चर्चा में है, क्योंकि इस बार भदोही विधानसभा सीट पर सिटिंग विधायक को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बसपा से घोषित प्रत्याशी रंगनाथ मिश्रा जी। ये वही रंगनाथ मिश्रा जी हैं जो 2012 के विधानसभा चुनाव में मिर्जापुर नगर विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी इन्होंने पेश की थी। महज चंद वोटों से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन भदोही विधानसभा सीट पर शायद इस बार ये इतिहास बदलने को बेताब है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरीके से वो जनता के बीच आ रहे हैं विकास की बात को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर, यही जानने के लिए आज हम हैं भदोही विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर इलाके में, जहां पे हम बात करेंगे अपने बसपा प्रत्याशी रंगनाथ मिश्रा जी से। मिश्रा जी, किस तरीके से आप इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं? विकास का मुद्दा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हो पाया आम नागरिकों के लिए। दूसरा, कानून की व्यवस्था, यहाँ कानून का राज बिल्कुल नहीं है। इस जनपद में ही नहीं बल्कि नगर में भी कानून की धज्जियाँ लोगों ने उड़ाई। 5 साल में लोगों के साथ जातियाँ हुई और विकास के नाम पर यहाँ इतनी घनी आबादी है, आवास तो छोड़ दें, एक सुलभ शौचालय भी यहाँ के विधायक और उनकी सरकार ने नहीं बना पाई। शिक्षा की व्यवस्था छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य जो बहुत आवश्यक है, जिसके अभाव में लोग असमय में मौत के गाल में चले जाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित भी यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाए। इसलिए हमारा मुद्दा यहाँ पर है विकास का। हम चाहते हैं कि भदोही विधानसभा का हर नागरिक शिक्षित हो, ग्रेजुएट हो, तकनीकी ज्ञान हासिल करे और अपने जीवन में तरक्की करे। दुर्भाग्य है कि यहाँ से जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, दोनों लोगों की सरकारें हैं, एक की दिल्ली में, दूसरे की लखनऊ में। दोनों ने यहाँ के आम नागरिक के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ की बजबजाती हुई गलियाँ, यहाँ की अशिक्षा, यहाँ की दुर्व्यवस्था निश्चित रूप से इस बार विधायक और सांसद को सबक सिखाएगी। और हमने जो पहले 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कराई, हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण किया, शिक्षा के क्षेत्र में 40 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, 3-4 राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण किया, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया, उससे बेहद भदोही विधानसभा की जनता प्रभावित है और यह हाथी के सामने बटन दबाने को बेताब है। इंतजार सिर्फ 8 मार्च का हो रहा है। अगर जनता को मौका देती है और आप इस बार इस चुनाव में जीतते हैं तो आप कालीन बुनकरों के लिए क्या करेंगे? देखिए, विश्व में भदोही का नाम है और वह नाम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के कारण है। यहाँ के बुनकरों की कलात्मकता जो है, जो उनकी योग्यता है, जो उनकी शैली है, इसके आगे विश्व का कोई कालीन टिक नहीं पाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार कालीन को बढ़ाने के लिए और उनमें लगे हुए आम मजदूर और मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के जो व्यवसायी हैं, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। हमने जब गृह मंत्री थे इस ज़िले से, तो हमने रॉ मटेरियल जो लगता था कालीन में, उसे टैक्स फ्री किया था। फिर बाद में बसपा सरकार में मैं मिनिस्टर बना, वैट जब लगा था इस पर, हमने माननीय मुख्यमंत्री बहन जी से कह करके इनको वैट मुक्त किया, ताकि प्रोत्साहित हो यहाँ के व्यापारी, ज़्यादा से ज़्यादा काम आए भदोही में और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के मजदूर अच्छी अपनी जो है आमदनी बढ़ा सकें। लेकिन इस 5 साल में कोई ऐसा काम यहाँ के सपा का विधायक या सपा की सरकार नहीं की, न भाजपा का सांसद और भाजपा की सरकार की। एक मार्ट बनवाया, बहुत हवा खड़ा किया जा रहा है विधायक द्वारा कि हमने मार्ट बनवा दिया। आप देख लीजिए, मार्ट की अभी तक कोई नीति नहीं बनी। मार्ट में कितने लोगों को दुकानें आवंटित होंगी? गिने चुने उनको जिनकी पहले से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, जहां बायर्स को खुद अपने घरों में विजिट कराएंगे, कभी वो मार्ट में ले जाकर अपने माल को दिखाएंगे नहीं। सिर्फ एक छलावा किया जा रहा है। मार्ट में 250 करोड़ लग गया, लेकिन इस आबादी, जो घनी आबादी 1 लाख लोग, 1 फुट में 1 आदमी रह रहा है, उसके रहने की तो व्यवस्था छोड़ दीजिए,
जो दैनिक क्रिया है, यूरिनल और शौचालय की भी व्यवस्था यहाँ का विधायक और सांसद नहीं कर पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जब यहाँ के लोग मजबूत नहीं होंगे, यहाँ के लोग तरक्की नहीं करेंगे, फिर कालीन कैसे तरक्की करेगा। यहाँ जरूरी है बुनियादी सुविधाओं की जो बेहद अभाव है, और हमारा विज़न है कि जब हम आएंगे यहाँ से विधायक होकर, निश्चित रूप में सरकार बनेगी और उसमें हम सम्मिलित होंगे, तो निश्चित रूप से बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे और यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं देकर कालीन की तरक्की के रास्ते खोलेंगे। 2012 का जब चुनाव हुआ तो यहाँ पे सड़क, बिजली, शिक्षा और सड़क का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा था। लेकिन सड़क और पुल पे तो काम हुआ, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के लिए काम नहीं हुआ भदोही में। नहीं, सड़क के लिए भी कोई काम नहीं हुआ। यह पुल जो दिखाया जा रहा है कि पुल बना, यह बसपा गवर्नमेंट की देन है। कोई प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं तैयार होता। जिस समय बसपा की सरकार गई उसके चंद महीने बाद ही ये काम शुरू हो गया। क्या एक महीने में ये प्रोजेक्ट बनता है? ये प्रोजेक्ट सालों साल से कम बसपा सरकार में इसे स्वीकृति मिली, लेकिन जो बना भी उसमें साइड रोड का 2.5 करोड़ रुपया गमन हो गया, और 1 मिनट यहाँ का एक शब्द भी यहाँ का विधायक और सांसद नहीं बोला। उस कारण, साइड रोड के गमन के कारण यह भदोही की जनता का नारकी जीवन हो गया। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लोग फाटक पर खड़े रहे, कोई रास्ता नहीं, कितने लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कोई मतलब नहीं सड़क का काम हुआ। अगर एक सड़क को बता रहे हैं कि हम हवाई अड्डे तक बनवा दिया, तो ये सड़क का चौड़ीकरण किया। ये पहले हमारी गवर्नमेंट में 2 लेन सड़क थी। 4 लेन बनाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ के हवाई अड्डे पर जाते हैं हवाई जहाज से यात्रा करने। यहाँ के लोग तो गांव में जाते हैं, पपरीस जाते हैं, यहाँ के लोग डोमनपुर सिरवा जाते हैं, यहाँ के लोग घसकरी जाते हैं, यहाँ के लोग आकोपुर जाते हैं, यहाँ के लोग रया जाते हैं। चारों तरफ सड़क बदहवास है। आप 1 किलोमीटर सड़क में जाने पर आपको 1 घंटा लगेगा। ऐसी हालत है, सड़क का नाम और निशान नहीं रहा। जो सड़कें थी वो ध्वस्त हो गई, और एक भी सड़क का मरम्मत नहीं हो पाया इस 5 साल में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, आपके अस्पताल में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले के बने हुए हैं, वो हमें न एक्सरे काम कर रहा है, न हमें पैथोलॉजी काम कर रहा है, वो हमें उसमें न स्पेशलिस्ट डॉक्टर समझ बैठ रहे हैं, न उसमें CT स्कैन है, न उसमें डायलिसिस है। कैसा अस्पताल, सिर्फ छलावा हो रहा है। यहाँ के नर्सिंग होम में जाते हैं लोग, और जो गरीब हैं वो तो जा भी नहीं पाते, वो असमय में भी मौत हो जाती है। पंचून के दुकान से टैबलेट खरीद करके लोग जीते हैं, दवा, बुखार की दवा लेते हैं, उसमें रिएक्शन होता है, लोग मर जाते हैं। ये लानत है ऐसे विधायक और सांसद को जो इसी नगर में रहते हैं, लेकिन उनको जनता के दुख से कोई मतलब नहीं है। कारपेट नगरी के नाम से यह भदोही बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो यहाँ पे बायरों के साथ, पत्रकारों के साथ, आम जनता के साथ खुले में पुलिस द्वारा मारपीट की गई। बहुत बार उनका उत्पीड़न हुआ, लेकिन उन जगहों पर कहीं पे भी सपा के प्रतिनिधि जनता के साथ मौजूद नहीं आए। तो ये किस तरीके का विकास है जब जनता के साथ नहीं आ रहे हैं? यह छद्म समाजवाद है और समाजवादियों की नकली सरकार है। जहाँ आप कह रहे हैं पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हुआ, जहां आप कह रही हैं आम नागरिकों की FIR नहीं लिखी गई, उनके साथ जाती हुआ, लेकिन ये बहादुर सरकार जब यहाँ के एक सपा के सुभाष यादव इंस्पेक्टर के ऊपर हमला करते हैं, मारते हैं, तो इंस्पेक्टर भी अपनी FIR नहीं लिखवा पाता। यह है समाजवाद। आम नागरिक की FIR तो नहीं लिखी जा सकती, वहीं समाजवाद में SP और DM और इंस्पेक्टर भी मारे जाते हैं, उनकी भी FIR नहीं लिखी जाती। इससे बढ़िया समाजवाद क्या हो सकता है। तो भदोही विधानसभा सीट पर आप सपा प्रत्याशी से अपनी टक्कर को, वो सिटिंग विधायक हैं और आप एक प्रत्याशी के तौर पे इस बार मैदान में उतरे हैं, तो कितनी चुनौतियां मानते हैं उनसे खुद के लिए? कोई चुनौती नहीं है। ये लोग दूसरे और तीसरे के लिए लड़ रहे हैं। हम कम से कम 25-30 हज़ार वोट से आज के डेट में आगे हैं, और 8 मार्च आते आते इसका दोगुना अंतर से आगे जाएंगे। जहाँ तक सवाल सिटिंग MLA का है, मैंने इनको 2 बार हरा चुका हूँ औराई विधानसभा के क्षेत्र में। तीसरी बार इनको भदोही विधानसभा में हराने जा रहा हूँ। यह 8 मार्च को तय है। क्या लगता है कि एक बार फिर से आप इतिहास दोहराएंगे और फिर से जीत का ताज जो है अपने सर पर सजाएंगे? स्वाभाविक है। यहाँ की जनता ये जानती है कि रंगनाथ मिश्रा से बड़ा कद्दावर नेता कोई नहीं है। अगर रंगनाथ मिश्रा चुनाव जीतते हैं तो सीधे मिनिस्टर होंगे। बाकी किसी में कुवत नहीं है
कैबिनेट मंत्री तो छोड़ दीजिए, डिप्टी मिनिस्टर भी बनने की अगर आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं और मंत्री का ओहदा भी आपको मिल जाता है, तो आप सबसे पहले विकास के लिए भदोही को विकास की कौन सी सौगात देना चाहिए? मेरा सबसे पहला जो काम होगा वह होगा कि यहाँ पर इस घनी बस्ती जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ की सीवर लाइन को ठीक कराना, यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था करना, यहाँ पर गवर्नमेंट्स गर्ल्स इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनवाना, ताकि यहाँ की महिलाएं और बच्चियाँ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। दूसरा मेरा काम होगा सुरियावा को तहसील बनाना, ताकि जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं वहाँ पर चहुमुखी विकास हो सके। साथ ही जो गांव की गलियों की सड़कें ध्वस्त हैं उसको फिर से बना करके उनको पटरी पर लाना, उनका जीवन, यही मेरा उद्देश्य होगा। जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपकी छवि को एक बहुत ही धूमिल की गई है कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के और करप्शन के सबसे ज़्यादा, मतलब भ्रष्टाचार घोटाले के सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, तो उस आरोपों से अपनी छवि को कैसे आप बेदाग कर पाएंगे? ये दुनिया जान गई, जनता भी जान रही मेरी बेदाग छवि थी, और उसको खराब करने के लिए, जैसा मैं कहा कि मुझे जैसा कद्दावर नेता कोई नहीं था, मैं ठेकेदार से नेता नहीं बना, मैं माफिया से नेता नहीं बना, मैं समाज की सेवा करके नेता बना, और समाज के प्यार और मोहब्बत के कारण कैबिनेट मंत्री इस जनपद में कोई आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ, मैं बना। मैंने जो अभूतपूर्व काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के भविष्य को संवारा, इससे चिंता करते हुए कि अखिलेश सरकार ने समझा और उनके माफिया विधायक और यहाँ के जो भ्रष्टाचारी विधायक हैं वो सारे लोग समझे कि रंगनाथ मिश्रा की छवि को धूमिल नहीं करूँगा तो यहाँ पाँव नहीं जम सकते। इसलिए मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम हुए, और फर्जी मुकदमे इस प्रकार, जो कि कानून का जानकार नहीं होगा वह भी समझ सकता है कि घूस लेने और देने वाले दो व्यक्तियों की अहम ज़रूरत है, लेकिन हमारे मामले में घूस देने वाले का पता नहीं है। कोई ये नहीं कहा कि हम अपने घर से पैसा दिया, हम अपने अकाउंट से पैसा दिया, लेकिन दो गवाह कह दिए कि नहीं रंगनाथ मिश्रा को पैसा दिया गया। इस नाते मुझे 2.5 साल जेल में रखा गया। जिसके घर डकैती पड़ रही है वो कह रहा है मेरे घर डकैती नहीं पड़ी, सरकार कर रही नहीं डकैती पड़ी और रंगनाथ मिश्रा ने डकैती डाला। ये कहीं कोई ये दाग लगाने की बात है? और माननीय न्यायालय ने इनको करारा जवाब दिया और मुझे बाइज्जत बरी किया, और उनके गवाहों के खिलाफ और उनके FIR करने वाली पुलिस के खिलाफ वारंट जारी किया कि उनको जेल भेजा जाना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा को रंजिशन फंसाया गया, राजनीतिक कारणों से फंसाया गया, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता। यह न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया। चुल्लू भर पानी में अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार को डूब मरना चाहिए। तो राजनीतिक घमासान काफी बढ़ गया है। 8 मार्च को शायद इस घमासान का फैसला होगा कि इस भदोही विधानसभा सीट पर कौन से प्रत्याशी, यानी कौन से दल के प्रत्याशी अपना परचम लहराएंगे। ये सीट सपा के खाते में जाएगी या बसपा के खाते में जाएगी, क्योंकि दोनों ही दलों के बीच ये टक्कर काफी तेज हो गई है। लेकिन ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि जब 8 मार्च को जनता वोट करेगी और 11 मार्च को जब फैसला होगा तो भदोही का नया विधायक कौन होगा।